कहते हैं ना कि ज्ञान बांटना सबसे बड़ा और अच्छा और नेक काम है। क्योंकि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ऐसे आगे आगे चलता रहता है, तो मुझे भी यही था कि हाँ टीचर की बेटी टीचर वो है, तो इस वजह से मैम तो वो भी पढ़ना चाहती हैं, वो भी ज़िंदगी में आगे कुछ करके बड़े बनना चाहती हैं ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। पर मुश्किल ये आ जाती है कि उनकी तरफ सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। हमारे जो बच्चे हैं उनके बराबर में आ सकें तो खुद को भी अच्छा लगेगा कि अगर इनमें से एक भी बच्चा आगे निकलेगा तो हम अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। जो ये बच्चे खुद दिहाड़ी करते हैं, है ना, कोई कबाड़ के लिए जाता है, सुबह सुबह ही निकल जाते हैं ना, तो उनकी बच्चों की देखो नींद पूरी होती है। हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो हमारे बच्चे तो जी 4 बजे 5 बजे जाके कबाड़ लेने के लिए चले जाते हैं। तो ये बातें बड़ी दिल में ठेस पहुंच जाती हैं कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे ही हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे पूरे संसार का कह लो भविष्य है। हमारे जो बच्चे हैं उनके बराबर में आ सकें तो खुद को भी अच्छा लगेगा कि अगर इनमें से एक भी बच्चा आगे निकलेगा तो हम अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। तो जो भी हमारे बच्चों की तरफ देखते हैं तो हीन भावना का सामना ना करना पड़े। अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी नीयत रखिए और खुशियाँ उनके साथ बांटिए जिनको असल में ज़रूरत है। नेटवर्क फेडरेशन ऑफ इंडिया की निर्विरोध चुनी गई जॉइंट सेक्रेटरी बनीता जोशी के साथ खास मुलाकात बीबीएन नेटवर्क पंजाब के साथ। तो चलिए आज उनके बारे में आज उनसे विशेष बातचीत करते हैं। तो मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीएन नेटवर्क पंजाब की तरफ से। तो पहला सवाल मैम, आप हमें बताइए अपनी जीवनी शुरुआत के बारे में। नमस्ते आप सबको। मेरा जन्म एमपी में हुआ है और शुरुआती पढ़ाई जो भी थी मेरी वो एमपी से शुरू हुई और मेरी कॉलेज की लाइफ, आधी स्कूल की लाइफ मेरी पंजाब में हुई। मेरी हाफ आधी फैमिली एमपी में रहती है, उनका डैम कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। तो मेरे पेरेंट्स सभी पंजाब में हैं। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे और हमारी स्कूलिंग भी उन्हीं के स्कूल में हुई है, उन्हीं के संरक्षण में हुई है। तो अगर बात की जाए गेम्स की तो मैं कहूँगी कि स्कूल लाइफ से ही मेरे गेम में रुझान था। मेरे पिताजी बहुत हमें मोटिवेट करते थे, मुझे और मेरी सिस्टर को, कि कोई भी कंपटीशन होना तो हमें आगे रखा जाता था। तो अच्छा लगता था। कभी भी उन्होंने, मेरे पिताजी ने, मेरे मम्मा ने कभी हमें डीमोटिवेट नहीं किया किसी भी बात के लिए। इनकरेजमेंट हर बात में आज तक बरकरार है उनकी। और मैम जैसे कि आप पेशेवर से अध्यापक भी हो और साथ ही साहित्य भी कर रहे हो और स्पोर्ट्स में भी हो, तो आप इस सभी को मैनेज कैसे करते हो? हाँ जी, मैं अध्यापिका भी हूँ और साहित्य से भी मुझे काफ़ी प्यार है। मैं बरनाला साहित्य सभा की मेंबर हूँ और भी कई जो भी हैं साहित्य सभाएं, उन्हीं में मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ किसी ना किसी तरह। और स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में मेरे हस्बैंड हैं जो श्री करण अवतार कपिल जी, वो भी शुरू से ही जुड़े हुए हैं और वो नेटबॉल से स्पेशली उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। तो उनको देखा और प्लेयर्स बाकी जैसे उनके साथ जुड़े हुए हैं, गेम्स वगैरह की बात होती थी घर में तो अच्छा लगता था सुनने में। तो इसी वजह से मेरा भी रुझान उनकी तरफ हुआ कि मैं भी स्पोर्ट्स में अपना नाम करूँ ना। क्योंकि नेशनल लेवल की बात की जाए तो कभी पहले मौका नहीं मिला। जैसे भी कैंप वगैरह यहाँ पे लगते थे तो वहाँ पे जाना शुरू किया। ट्राइडेंट में हमारे कैंप लगते थे, अभी भी कैंप लगेगा, चलो वहाँ पे भी जाएंगे। तो वहाँ से मैं बच्चे भी हमारे साथ जाते थे तो उनके साथ कैंप में जैसे जाना शुरू किया, गेम खेलनी शुरू की, तो धीरे धीरे ऐसे सीख गए और नेशनल लेवल तक चले गए हम। जैसे कि मैम आप बहुत सारी कामयाबी हासिल कर चुके हो, बहुत सारी सफलता प्राप्त कर चुके हो, तो आप हमें बताइए कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रह चुकी हैं? हाँ जी मैम, मेरे पास नेटबॉल गेम के लिए मैं खेली हूँ, एक मेरे पास उसके लिए ब्रॉन्ज़ मेडल है और एक सिल्वर मेडल है।
ये सारा टीम वर्क है मैम। हमारी जो नेटबॉल गेम है वो कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, जैसे एक एक इसमें पूरे 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 प्लेइंग सेट में होते हैं और 5 वेटिंग में होते हैं, और टर्न बाय टर्न उनकी आती रहती है बारी। तो ऐसे टीम पे ही सारा दारोमदार होता है कि मेडल लेकर आने का और अपने पंजाब राज्य के लिए कुछ करने का मौका मिला मुझे गुजरात जाने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं नेशनल गेम्स जो हुई थी गुजरात में उसका हिस्सा रही हूँ। तो जैसे कि मैम अभी आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि आप जॉइंट सेक्रेटरी बन चुके हो, तो आप कैसे बने ये भी हमें बताइए। जी मैम, इसके लिए सबसे पहले हमारी जो इंटरनेशनल प्लेयर है पल्लवी राणा, उनका नाम नॉमिनेट हुआ था, बट उनके ना कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, उसकी वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। तो उनकी जगह पे मुझे मौका मिला ये जिम्मेवारी उठाने का, तो मुझे अच्छा लगा मैम। जैसे कि मैम आपकी बहुत बड़ी सफलता अभी प्राप्त हो चुकी है कि जॉइंट सेक्रेटरी आप बन चुके हो, तो आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से आप जॉइंट सेक्रेटरी बने। हाँ जी मैम, मेरा जैसे मेरे पति के साथ गेम से तो मैं जुड़ी ही हुई हूँ, बट जहाँ तक बात की जाए जॉइंट सेक्रेटरी की, तो उसके लिए हमारी इंटरनेशनल प्लेयर पल्लवी राणा जी का नाम नॉमिनेट हुआ था, बट उनके कोई फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उन्होंने वो मना कर दिया। तो उन्होंने ही मेरा ये नाम फिर रेकमेंड किया। तो पंजाब की तरफ से मेरा और हरपाल सिंह पाली, उनका नाम नॉमिनेट हुआ था। तो मैंने दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फार्म फिल किए थे। तो मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे निर्विरोध इस पदवी को हासिल करने का मौका मिला। भारतीय नेटबॉल संघ जॉइंट सेक्रेटरी बनकर मैम आपका क्या कार्य हो सकता है। एज ए जॉइंट सेक्रेटरी मैं अपनी नेटबॉल गेम को अपलिफ्ट की ओर लेकर जाऊंगी जहाँ तक पॉसिबल हो सके, और जो भी प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको नए नए मौके दिए जाएंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा किया जाएगा, और जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय और महासचिव जी और श्री हरिओम कौशिक जी के तरफ से मुझे दिशा निर्देश मिलेंगे, उनके आधार पर ही मैं कार्यरत रहूँगी। जैसे कि मैम आप इतना स्पोर्ट्स में आपका रुझाव है और साथ ही साथ आप साहित्य भी करते हो, तो किस तरीके से आपका ये रुझाव पैदा हुआ। मैम, साहित्य का रुझान मेरे में बचपन से है। जैसे भी कुछ नया मिलना, तो शुरू से ही आदत थी कि कुछ ना कुछ लिखते रहना। तो पिताजी को भी दिखाना, मम्मी को भी दिखाना ना, सबको दिखाती थी जो भी मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी जितना भी था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था। उन्होंने, मम्मी ने, पापा ने काफ़ी इनकरेज किया शुरू से ही लिखने के लिए भी। तो ऐसे कोई रोक टोक नहीं थी कि क्या लिख रही है, ये वो। लिखा अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही है, क्योंकि खुद को अच्छा लगेगा तभी दूसरों को अच्छा लग सकेगा ना। तो कोशिश यही रही है कि कुछ ना कुछ नया करूं, नया लिखूं, जिससे कि खुद को भी मोटिवेशन मिले और जो भी पढ़ेंगे उनको भी मोटिवेशन मिले। जैसे भी, और मेरी जो भी लिखती हूँ वो न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, जैसे यूएसए में है साहित्य धारा, उनका प्रोग्राम ऑनलाइन होता है और उनकी मैगज़ीन में काफ़ी मेरे आर्टिकल्स, मेरी कविताएं छप चुकी हैं, और मैं बरनाला साहित्य सभा है जो, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। और भी कई तरह की जो भी साहित्य सभाएं हैं हमारे आसपास, उनसे किसी न किसी रूप में मैं जुड़ी हुई हूँ, और अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं कि जो कि हम शब्द जो होते हैं कि हम जो बोल नहीं सकते वो हम लिख सकते हैं। लिख के अपने ख्यालों को हम उजागर कर सकते हैं, दुनिया के हमारे जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं कि हम नहीं बोल पाते, तो उनको हमारी कलम बोल देती ये है। हमें कुछ पंक्तियाँ हमें सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी मैम, ज़रूर। मैंने एक कविता लिखी थी, कागज़ी मसीहा, पंजाबी में है, वो मैं आपके पेशे खिदमत कर रही हूँ। सिदक नाल जो निभा गए, ਇਹ जग भी उन्हां दा गवाह बनिया,
ਹੁਣ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਲਓ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਜਚਿਆ। ਗੱਲ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਮਲਾਹ ਬਣਿਆ। ਗੱਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਮ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਗਏ, ਹੌਂਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ, कागजी मसीहा बना। थैंक यू। वाह मैम, आप बहुत अच्छा ही साहित्य में करते हो। और मैम जैसे कि हमने सुना है कि आप अध्यापिका का भी रोल अदा करते हो, तो किस तरीके से आप अध्यापिका का रोल प्ले कर रहे हो? मतलब आपको बचपन से ही अध्यापक बनना था? हाँ जी मैम, ये भी एक तरह से प्रोत्साहित मुझे मेरे पापा ने किया है, क्योंकि वो मेरे दादाजी थे जो श्री गंगा विशन जी, वो भी पेशे से अध्यापक थे और मेरे पापा वो भी अध्यापक थे। तो उनको भी देख के और आसपास अच्छा लगता था ये कि हाँ, सोचती थी कि मैं भी अध्यापिका ही बनूंगी। बड़ा अच्छा लगता है टाइम से घर में आ जाना, चलो एक इजी है। और कहते हैं ना कि ज्ञान बांटना सबसे बड़ा और अच्छा और नेक काम है, क्योंकि हर एक गुरु नहीं ना ऐसे बन सकता। तो अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है, रहेगी भी मेरी आगे भी, कि मैं अपनी तरफ से कुछ कोई भी होए उनको अच्छा ही बोल सकूं, अच्छा ही बता सकूं, अपनी तरफ से जो भी मेरे पास जानकारी है उसको अच्छे तरीके से सबके सामने रख सकूं कि सबका अच्छा ही हो। और बस यही था कि पापा को भी बोला, पापा ने तो मेरे ने बोला था कि कोई और जॉब, कोई और फील्ड में जाना चाहती हो, तो नहीं, मुझे यही था कि मैं उनको देखा है तो उनके ही, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ऐसे आगे आगे चलता रहता है, तो मुझे भी यही था कि हाँ, टीचर की बेटी टीचर वो है। तो इस वजह से मैम खुद को भी अच्छा लगता था कि हाँ, यही टीचिंग लाइन ही मेरे लिए बेस्ट है। मैम जैसे कि आप एक अध्यापिका हो, तो आप अध्यापिका होकर आप बच्चों को कहाँ पर पढ़ाते हो? जी मैम, मैं स्लम एरिया के बच्चों को टीच कर रही हूँ। वहाँ पे देखो लोगों का ध्यान नहीं जा रहा उन बच्चों की ओर। तो वो बच्चे जो हैं हर पक्ष से कह लो कि लाचार हैं, उनकी तरफ ना तो कोई साधन है उनके पास, है ना। वो उनमें इच्छाएं बहुत हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की ही तरह उनमें सब हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, है ना। तो वो भी पढ़ना चाहती हैं, वो भी ज़िंदगी में आगे कुछ करके बड़े बनना चाहते हैं ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। पर मुश्किल ये आ जाती है कि उनकी तरफ सरकार भी ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश है कि उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। मेरे साथ एक टीचर हैं, वो हम दोनों, मेरे जो भी परिवार वाले हैं, मेरे फादर इन लॉ, उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, मेरे हस्बैंड की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। और हम अपने लेवल पे उनको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे उनके स्टडी के साथ स्टडी मटेरियल जो कि उनके लिए ज़रूरी है। तो ये है कि उनको भी बराबरी का हक है ना। तो इसी विषय में मुझे जो हमारे साबका डीसी थे तेज प्रताप सिंह फूलका जी, उन्होंने भी सम्मानित किया था। और हमारे मैम हैं, डिप्टी मैम श्रीमती वसुंधरा कपिला जी, है ना। और हमारे डीओ सर थे तूर सर, उन्होंने भी सम्मानित किया। और हमारे जो अभी हैं मैम डीसी मैम पूनमदीप कौर, उन्होंने भी मुझे इसी रिगार्डिंग सम्मानित किया है। तो अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के लिए ना कुछ करना, कि हाँ, ये बच्चे भी हमारे जो बच्चे हैं उनके बराबर में आ सकें। तो खुद को भी अच्छा लगेगा कि अगर इनमें से एक भी बच्चा आगे निकलेगा तो हम अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। जैसे कि मैम आपने बताया कि आप स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो आपको क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर बच्चों को क्या दिक्कतें आती हैं? मैम वहाँ पे बच्चों के पास अगर आप जाओगे भी देखोगे कि उनके पास पहले तो छत नहीं है अच्छी, जैसे बारिश का मौसम हो या तेज़ गर्मी का मौसम हो, तो उनके पास लाइट का सिस्टम की
कुछ एक लोगों के पास है, ज़्यादातर लोग गरीबी में या गर्मी में ही रह रहे हैं। तो उनमें कई बच्चे खुद दिहाड़ी करते हैं, है ना। कोई कबाड़ के लिए जाता है, सुबह सुबह ही निकल जाते हैं ना। तो उनकी बच्चों की देखो नींद पूरी होती है। हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो हमारे बच्चे तो जी 4 बजे 5 बजे जाके कबाड़ लेने के लिए चले जाते हैं। तो खुद को बड़ा होता है कि हम देखो हम हमारे बच्चों को हम नहीं उठा सकते ना इतनी जल्दी। तो ये बच्चे उठ के देखो कितना अजीब लगता है कि गंदगी में हाथ डालने ना, फिर अपने घर के लिए, रोजगार के लिए, अपने पैसे इकट्ठे करने के, हाँ हमारे घर में चूल्हा जल सके, है ना। तो ये बातें बड़ी दिल में ठेस पहुंच जाती हैं कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक बच्चा था, वो उसके माँ बाप नहीं थे। तो उसने बोला कि मेरा भाई बड़ा वो मुझे नशे की आदत में डाल रहा है। उसकी उम्र थी बच्चे की सिर्फ 10 साल। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्यों? कहता जी वो फिर हमारे पास खाने पीने का कुछ होता नहीं है, तो हम शराब पी के सोते रहते हैं। तो ये था कि इस बच्चे को सुधारा जा सके किसी न किसी तरह। तो हमारे यहाँ पास में ही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता श्री रोहित कुमार ओशो जी। तो उनको मैंने ये बात बताई, डिस्कशन की उनके साथ इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। मैंने अपने लेवल पे ही पुलिस वालों से बात की, तो उनको बुलाया। 1-2 जने आए भी मेरे पास पुलिस वाले। तो उनको मैंने सारा ये मामला बताया। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या बनता है ना। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं मैम जो फेस कर रहे हैं हम 2020 से। तो यही है कि किसी न किसी तरह उन बच्चों को सुधारा और संभाला जा सके, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे पूरे संसार का कह लो भविष्य हैं। अगर हम इन बच्चों को नहीं संभाल सके तो हमारा भविष्य उज्जवल हो ये ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैम, जैसे कि आपकी बहुत सारी कामयाबी और बहुत सारे जैसे कि आपकी कामयाबी आपने हासिल की है, और अभी अपने नेटबॉल जॉइंट सेक्रेटरी का रोल भी प्ले कर रही हैं, और अध्यापक और साहित्य बहुत सारी। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि नशों से दूर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। नौजवान जो भी हैं हमें सुन रहे हैं, तो और जो भी मेरे ये बातें सुन रहे हैं मेरे सारे दर्शक, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हो सके तो स्लम एरिया में जाकर किसी न किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसकी पढ़ाई के विषय में बात की जाए, उनको बुक्स प्रोवाइड की जाएँ, उनको नोटबुक्स प्रोवाइड की जाएँ, और बैग, जो भी उनके कपड़े वगैरह जो भी होते हैं, ताकि वो भी अपने आप में एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकें बच्चे जो भी हैं। और उनको जो भी हमारे बच्चों की तरफ देखते हैं तो हीन भावना का सामना ना करना पड़े। और मैं यही कहूँगी कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी नीयत रखिए, और खुशियाँ उनके साथ बांटिए जिनको असल में ज़रूरत है कि हमारे साथ कोई खुशियाँ बांटे। जैसे कि ये पछड़ी वर्ग के लोग हैं, जैसे स्लम एरिया की ही मैं बात करूं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी का समा आता है तो वो पल, वो समा उन बच्चों के साथ गुजारिए। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और खुशियाँ बांटने से मैम बढ़ती हैं ना। तो इन बच्चों को साथ में लेकर अगर हम चलेंगे तो हो सकता है कि हमारा भविष्य, हमारा जो भी अस्तित्व है और निखर कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका हमारे साथ इतने सारे विचार पेश करने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए। हमारी तरफ से BBN नेटवर्क पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फ़रत यास्मीन, कैमरा पर्सन गुरविंदर सिंह के साथ।